हेलो जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से कंप्यूटर का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो जो एक से 28 क्वेश्चन तक हम लोग इस लघु उत्तरीय का पहले वीडियो में हम देख, अब दूसरी वीडियो में 29 से आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन हम लोगों का इसमें दूसरी वीडियो का है, 29वां क्वेश्चन है, ईमेल को समझाइए। ईमेल पूछा जा सकता है कि ईमेल को समझाइए, ईमेल क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जिस तरह डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है यानी भेजा जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान किया जाता है, उसे ईमेल कहते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, इंटरनेट का सामान्य परिचय दी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, वस्तुतः इंटरनेट कई भिन्न भिन्न नेटवर्क्स का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा होता है जो अन्य नेटवर्क से सूचनाओं एवं आंकड़ों का आदान प्रदान करता है। ये माध्यम इंटरनेट सेवा प्रदाता के स्वामित्व में होता है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसके प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं, जैसे जीटीआई हो गया, एमसीआई हो गया, स्प्रिंट हो गया, यूजनेट हो गया और अमेरिका ऑनलाइन का एएनएस हो गया। इंटरनेट की शब्दावली में इन माध्यमों को बैकबोन कहते हैं, या इसे रीढ़ की हड्डी, कंप्यूटर का रीढ़ का हड्डी माना जा सकता है। इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर को संचालित किया जाता है। अगला, और इसमें हम आगे लिख सकते हैं, प्रत्येक बैकबोन में कम से कम एक ऐसा बिंदु होता है जहां से वह किसी अन्य बैकबोन से डाटा का आदान प्रदान कर सकें। इसी कारण जब कोई नेटवर्क किसी बैकबोन से जुड़ता है तो इस नेटवर्क का प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता स्वतः ही संपूर्ण सिस्टम से जुड़ जाते हैं। अब ये प्रयोगकर्ता स्वतः ही इंटरनेट सेवा प्रदाता की सेवा प्राप्त करने वाले किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ जाता है और इसे संदेश प्रेषित कर सकते हैं एवं इसे संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, माडम का क्या कार्य है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे माडम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। यह मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। जैसे मॉडेम का प्रमुख कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन है। इसके अलावा उच्च तकनीकी के मॉडेम आंकड़ों के संचार से सिग्नल की शुद्धता संबंधी परीक्षण करते हैं तथा एक से अधिक आंकड़ों के संचरण की दर को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ उच्च स्तरीय मॉडेम में माइक्रो प्रोसेसर भी लगाया जाता है, जिसका प्रयोग विषय परिस्थितियों में कार्य करने में किया जाता है। इस तरह के मॉडेम को स्मार्ट मॉडेम कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, एमएस वर्ड का सामान्य परिचय दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पूछा जा सकता है एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम आपके अवयव जैसे पत्र, रिज्यूम बनाना, रिपोर्ट तैयार करना आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट का परिचय दीजिए। इसे किस प्रकार चालू किया जा सकता है, समझाइए। मतलब पावर पॉइंट कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करते हैं यानी चालू करते हैं, इसको समझाना है और एमएस वर्ड पावर पॉइंट का परिचय भी देना है। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर
प्रोजेक्शन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़कर स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, अब इसको पावर पॉइंट को चालू करने कैसे हम लोग आसान तरीके से चालू कर सकते हैं। जैसे कोने में जो स्टार्ट बटन होता है, पहले स्टार्ट बटन पर हम एक क्लिक करेंगे माउस के द्वारा। ठीक, और फिर ऑल प्रोग्राम, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर रहेगा ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट यानी MS पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट बटन पर टिप के लिख देंगे MS पावर पॉइंट, फिर उसको एंटर मार देंगे तो वो डायरेक्ट खुल जाएगा, उस वेबसाइट पे पहुंच जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध दोनों को समझाइए। तो पहले हम लोग साइबर अपराध समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सुरक्षा समझे। साइबर सुरक्षा क्या है? सबसे पहले अपराध, जैसे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य है, यानी काम है जिसमें कंप्यूटर या तो एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों है। साइबर अपराध पारंपरिक प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शरारत, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है। कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों के एक स्तर को जन्म दिया है, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है। ठीक, अब इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं साइबर अपराध, हम लोग देख लिया, फिर साइबर सुरक्षा देख लेते हैं। जैसे साइबर सुरक्षा, हम लोग साइबर सुरक्षा से ऐसे व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा को सुरक्षित किया जाता है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए अधिनियम तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है, जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा को और विस्तार रूप में समझाने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम लोग साइबर अपराध को इसके पहले देख चुके हैं। ठीक, अगला हम क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों के माध्यम से एवं बेईमानी पर प्रकाश डाली। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, ऑनलाइन तरीके से कैसे अवैध धोखा होता है। जैसे हैकिंग के जरिए हो सकता है, क्रैकिंग के जरिए, जैसे लुभावने ऑफर्स लिंक भेजकर आप उस पर क्लिक कर देंगे, अकाउंट खाली। इस तरीके से साइबर यानी ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों के माध्यम से बेईमानी की जाती है। जैसे आजकल ऑनलाइन सेवा विश्व के अंतर्गत कई प्रकार से उपयोगकर्ताओं के साथ जालसाजी तथा बेईमानी की जा रही है। यह जालसाजियाँ एवं अवैध धोखे निम्न प्रकार होते हैं, जैसे हैकिंग के जरिए, क्रैकिंग से जरिए, लुभावने ऑफर्स के जरिए। क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, जैसे एंटीवायरस क्या है, इन्हें खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देना आवश्यक है। ठीक, तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। एंटीवायरस क्या है? कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति को ज्ञात करने तथा कंप्यूटर को उनसे मुक्त करने वाले विशेष सॉफ्टवेयर आज बाजार में उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स के समान ही होते हैं। प्रत्येक वायरस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जिन वायरसों को पहले पकड़ा जा चुका है उनकी पहचान के तरीके इन एंटीवायरस प्रोग्राम्स में रिकॉर्ड रहते हैं। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी होते ही एंटीवायरस प्रोग्राम न केवल उस वायरस को कंप्यूटर से हटा देते हैं, बल्कि उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर क्षतिग्रस्त किए गए डेटा अथवा फाइल्स को भी कभी कभी पूर्ण रूप से तथा कभी कभी आंशिक रूप से सही कर देते हैं। इस तरीके से अभी एंटीवायरस खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे जब हम लोग एंटीवायरस खरीद रहे हैं, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्थापित करना तथा प्रयोग करना सरल हो। एंटीवायरस प्रोग्राम स्मार्ट एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें TRS के समान कार्य करने के विशेष गुण हों। इनका अपग्रेडेशन करना आसान हो। इस तरीके से हम लोग एंटीवायरस खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए। इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है?
कम्युनिकेशन मतलब होता है संप्रेषण, यानी कि ऑनलाइन के द्वारा किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, संप्रेषण किया जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले इंटरनेट सेवा, जैसे ईमेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का अर्थ है डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जा सकता है। हॉट मेल, जैसे हॉट मेल, याहू, रेडिफ मेल, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर्स जो निःशुल्क ईमेल भेजने, पाने तथा अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब जैसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन का हम लोग समझ सकते हैं जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय एक साथ कर रहे हों तो इसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं। हमें जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहे तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ सकता है। इस तरीके से हम लोग, जैसे आप लोग व्हाट्सएप से या मैसेंजर से किसी चीज़ से आप लोग चैट कर रहे हैं तो उसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण बोला जा सकता है। इसको आप लोग इस तरीके से समझ के अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है। अब इसमें जैसे हम लोग इसी इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब देख लेते हैं, जैसे www इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय, अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तथा अन्य प्रतिष्ठान के विषय में विभिन्न सूचना पब्लिश करने हेतु वेबसाइट का निर्माण करना होता है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर्स पर स्थान लेना होता है, इसलिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष कुछ फीस देनी होती है। कुछ सर्वर्स अभी इस सेवा को निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। जिस व्यक्ति को यह पता ज्ञात होता है वह उस वेबसाइट पर जाकर उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। इस तरीके से हम लोग www को समझ सकते हैं। ठीक इस तरीके से हम सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो चार्ट बनाने के लिए कार्य किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए, इसको चालू करने के चरण लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, जैसे 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तृत स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह आंकड़ों को संगठित अथवा व्यवस्थित करने, गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, व्यावसायिक रिपोर्ट्स तैयार करने, वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा देता है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में परीक्षा देते हैं तो उस समय डेस्क स्लिप लगी होती है, वह एक्सेल द्वारा ही निर्माण किया जाता है उसका। अब इस एक्सेल को चालू करने के लिए कौन सा हम लोगों की का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हम लोगों का जैसे सबसे पहले स्टार्ट बटन कोने पे होता है, उसको हम लोग क्लिक करते हैं। फिर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं। फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक है। उस पर क्लिक के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करके आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। 2015 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है कि सर्च इंजन क्या है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं सर्च इंजन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचना आसानी तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो समस्त जानकारी पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अपडेट करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारी को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे गूगल, याहू, क्रोम इत्यादि। ठीक इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं सर्च इंजन को अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, किसी भी एंटीवायरस
सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। किसी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करने की प्रोसेस क्या होता है उसको लिखना है हमें सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे एंटीवायरस को इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा स्वरूप दिए जा रहे हैं। वेस्ट एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा समझा जा सकता है। जैसे अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल अवेस्ट एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अग्रानुसार है। जिस तरीके से आप लोग किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोगों को लिखना है, ठीक है। जैसे यह सर्वप्रथम इंटरनेट की मदद से अवेस्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जा सकता है। अपने सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया जाए अवेस्ट का सेटअप ओपन किया जाता है। और इसमें हम लोग अगला पॉइंट में जैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ओपन स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर यूजर नेम तथा लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी। उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें। अवेस्ट एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे वर्कशीट पैकेज और डाटा पैकेज को समझाने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग जैसे पहले समझ लेते हैं वर्कशीट पैकेज। वर्कशीट पैकेज है क्या? इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम यानी पंक्ति गुणे स्तंभ वाइज सेट किया जाता है। जैसे पंक्ति गुणे स्तंभ इस तरीके से सेट किया जाता है। फिर इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं तथा उनकी गणितीय गणना का कार्य सुविधापूर्वक किया जा सकता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है जिसमें सामान्यतः 3 वर्कबुक होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम व 10,48,576 रो हो सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं डाटाबेस पैकेज क्या है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं डाटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ज़रूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता व्यवस्था की जाती है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे दोस्तों डाटा सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों के द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क LAN लोकल एरिया नेटवर्क एवं ब्राउज़र द्वारा आंकड़ों विषयक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डाटाबेस को लिख सकते हैं। और डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि RAD टूल्स को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों से संबंधित कार्य शीघ्र रूप से संपन्न होते हैं। ठीक इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट को आप लोग समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। तो ये पूछा भी जा सकता है कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकलन से होता है जिसे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे प्रारंभ में फाइल या होम पेज कहते हैं। एक संस्था या व्यक्ति यह कहता है कि उसके वेबसाइट को किस तरह प्राप्त किया जाए उसके पते का होम पेज देते हैं। होम पेज से तुम्हें उसके समस्त अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे IBM हेतु वेबसाइट के होम पेज का पता HTTP यानी www.ibm.com के रूप में दिया जाता है। होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइल का नाम एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है। IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं। जैसे एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर अनेक प्रकार के डाटा फिट किए जाते हैं, उसमें उसी को वेबसाइट कहा जाता है कि इस वेबसाइट पे आप चले जाइए उसमें सब चीज़ मिल जाएगा आपको। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए जैसे दिया गया क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सेल क्या है स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं जैसे
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे पूर्ण संस्करणों के प्रोग्रामों यानी मैनेजर एवं फाइल्स मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडोज 95/8 यमी में विंडोज एक्सप्लोरर एक ऐसा शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइल्स ड्राइव तथा नेटवर्क संबंध की देखभाल तथा व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, इसे बदले में माई कंप्यूटर से कार्य लिया जा सकता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है हम लोगों का एम एस डॉस का पूरा नाम बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस का पूरा नाम होता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जैसे इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो इनपुट डिवाइसों के नाम लिखिए। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल इन्हीं उपकरणों यानी इनपुट डिवाइस से होता है और इन्हीं के माध्यम से वह कंप्यूटर से अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का साइबर नियम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे साइबर नियम, साइबर कानून यानी साइबर लॉ भी कहलाता है, इसे इसे साइबर लॉ भी कहते हैं, साइबर नियम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक शब्द में जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनी मुद्दों का यानी विशेष रूप में साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने हेतु किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की भांति कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्र का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा गोपनीयता यानी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारिता का समावेश किया जाता है इस साइबर में। ठीक, और इसमें हम लोग जैसे संक्षेप में समझ लेते हैं कि संक्षेप में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयत्न है, इसी को साइबर कहा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे हम लोगों का दिया गया है एम एस वर्ड का परिचय दीजिए। एम एस वर्ड जैसे पीछे हम लोग भी समझ चुके हैं कि एम एस वर्ड क्या है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने एवं उन पर कार्य करने की मदद करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की मदद से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाए। जिसे केबलों द्वारा जोड़ा जाता है उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। उसमें आगे लिख सकते हैं जैसे इसे सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी चार तरह की होती है, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, जाल टोपोलॉजी। इस तरीके से नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया लॉग इन लॉग आउट को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है
तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाता है और एक भिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन हो जाता है, जिसमें न्यू यूजर द्वारा पुनः लॉग इन किया जा सकता है। और लॉग आउट क्या होता है? कंप्यूटर की प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट को बाहर आने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षा किसी वीडियो फाइल्स को देखने चलाने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षा समस्या को समाधान के लिए भी कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है जो कि उसे सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को वीडियो प्लेयर की मदद से चलाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग वीडियो प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि इससे हम लोग शिक्षा में मदद मिल सकती है। अन्य प्रकार से भाषा का स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे अपलोड का अर्थ बताइए। अपलोड का क्या अर्थ है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, अपलोड का अर्थ क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अपलोड का क्या अर्थ है, इस तरीके से पूछा तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी या सूचना, आंकड़ों का ग्राफ, टेक्स्ट, चलचित्र, वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण के देखने या सुरक्षित सेव करने के लिए नेट पर जाता है, तो इस प्रक्रिया को अपलोड कहा जाता है। जैसे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक, या वीडियो को जब हम यूट्यूब पर या किसी वेबसाइट पर किसी अपने ब्राउज़र पर अपलोड करेंगे तो उसी को अपलोड प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग इस वीडियो बन रही है, फिर इस वीडियो को जिस तरीके से हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे उसी प्रक्रिया को अपलोड कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे स्क्रॉल बार वह किसी विंडोज में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है, जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसी विंडो में दिए जाते हैं जिससे विंडो के छोटे आकार के कारण समस्त सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती। इसे स्क्रॉल बार का, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, स्क्रॉल बार दो प्रकार का होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचना के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से क्षैतिज प्रक्रिया स्क्रॉल बार में दाएं से बाएं की ओर जाया जाता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। ये सूचनाओं को दाएं से बाएं किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन जैसे हम लोगों का दिया गया 53 नंबर का क्वेश्चन है राजन सीरीज से। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा गया क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होना अत्यधिक ज़रूरी है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकती। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाविहीन शक्तिहीन यंत्र के समान होती है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इस स्थिति में यह यंत्र न तो प्रयोक्ता के निर्देश को प्राप्त कर सकता है, न ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है, न ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए इसमें से कोई सॉफ्टवेयर द्वारा ऑपरेट कराया जाता है, तब वो सिस्टम चलता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से जैसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषता संक्षिप्त में समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी जगह पे रैम पूछा जा सकता है, RAM, ये रोम दिया गया है इस तरीके से। तो इसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं।
तो हम लोग समझ सकते हैं जैसे रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसकी मुख्य विशेषता ये अस्थायी स्मृति होती है। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। रोम में संग्रहित निर्देश प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। यह नॉन वोलेटाइल अर्थात अस्थायी होता है। इस तरीके से कुछ पॉइंट और जैसे रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। जैसे रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश यानी सेव किया गया डाटा वह मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट या बायोस कहा जा सकता है। ठीक, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं दो सॉफ्टवेयरों का नाम बताइए। जैसे हिंदी टाइपिंग के लिए एक पेज मेकर यूज किया जाता है, एक MS वर्ड, इसमें हिंदी टाइपिंग का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, विभिन्न ऑफिस पैकेजेज कौन कौन से हैं, किन्हीं दो के नाम लिखिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक अरेकल ओपन ऑफिस हो गया। इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पैकेज ऑफिस, ठीक, 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 यह कार्यालयों में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। सभी कार्यालयों में मुख्यतः इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से डाटा के रख रखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। और अरेकल ओपन ऑफिस है जैसे 2007, इस ऑफिस पैकेज की मदद से आप कार्यालय के डाटा से संबंधित समस्त कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों के एकीकरण, संग्रहण, व्यवस्थितीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर के मुख्य अंतर बताइए। इंकजेट और लेजर प्रिंटर में अंतर क्या होता है? तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इंकजेट और लेजर प्रिंटर में अंतर के लिए जैसे दो अवधारणा, दोनों की अवधारणा को जानना आवश्यक है। जैसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। इंकजेट यानी इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर की भांति होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों द्वारा बनाए जाते हैं। यानी छोटे छोटे बूंद से हम लोगों का जो प्रिंट होकर हमें एक 2 कॉपी के रूप में एक पेज A4 साइज का मिलता है, उसमें जो प्रिंट किया हुआ डाटा रहता है वह एक छोटी छोटी बूंदों की भांति इस इंकजेट प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। ये बिंदु डाटा मैट्रिक्स की तुलना में छोटे एवं नज़दीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ और देख सकते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर में स्याही नोजल से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे प्रिंट हैंड चलता है, ये बूंदें अक्षर बनाती हैं। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रोसेसर में बदलकर उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंद दबाव से प्रिंट हैंड से कागज पर गिरती है तथा अक्षर या आकृति बन जाती है। अब अगला हम लोगों का जो है लेजर प्रिंटर, उसको हम लोग समझ लेते हैं लेजर प्रिंटर क्या है। ठीक, जैसे लेजर प्रिंटर द्वारा लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली होती है। जैसे ये अधिक कीमती होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज पर छापते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं। जैसे वो ऊपर हम लोग को प्रिंटर छापता है, उसी तरीके से में लेजर प्रिंटर भी बिंदु के रूप में आंकड़ों को छापता है, परंतु बिंदु इतने पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता। सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेजर प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की भांति होती है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेजर किरण परिवर्तित होकर बेलन पर पड़ती है तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु पैदा होता है। इस प्रकार बेलन पर अक्षर उभर लिए जाते हैं। फिर
उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं। जब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी अस्थायी नहीं होते हैं। कागज को थोड़ी गर्मी मिलाते ही ये अस्थायी रूप से हो जाते हैं, ठीक, छप जाते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में लेजर प्रिंटर को। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे 58 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर्स की भूमिका होती है, इसको आप लोग समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग या 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर्स की भूमिका क्या होती है नेटवर्क में। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ दिया जाता है तो वह नेटवर्क कहलाता है। क्या? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ दिया जाता है तो वह नेटवर्क कहलाता है। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटर पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े होते हैं जिन्हें डाटा कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को समझ सकते हैं। और इसमें हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसे इनके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर्स कहते हैं, ठीक। सर्वर्स एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क में केंद्र का कार्य करता है। सर्वर्स से जुड़े कंप्यूटर अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, साथ ही जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं जो हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव कौन से। जैसे डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव, जैसे एक्सपी सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डायल बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडो एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण का है, ठीक, जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार कर सकता है। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं, जैसे माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, माई नेटवर्क प्लेस हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल्स, शॉर्टकट्स। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा, जैसे फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ चुके थे जो फेसबुक से रिलेटेड था। इसमें हम लोग एक आईडी पासवर्ड बना के मित्र जोड़ सकते हैं और किसी भी हम लोग जितने भी मित्र एक डाटा हम लोग उस पर अपलोड करते हैं तो सभी लोगों के यहाँ पहुँच जाता है। इस तरीके से फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे किसी पीडीएफ वीडियो तथा पीडीएफ को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इंटरनेट की मदद से किसी पीडीएफ फाइल्स तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए प्रयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल अथवा वीडियो फाइल्स को सेलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज़र करके वेब पेज पर अपलोड अपन क्लिक करते हैं, इसी तरीके से ब्राउज़र फाइलें स्वतः अपलोड हो जाती हैं। इस तरीके जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। कंप्यूटर जैसे LAN हो गया, WAN हो गया, इस तरीके से, ठीक। अब ये LAN क्या है? ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ऐसे नेटवर्क किसी भवन अथवा परिसर तक सीमित होते हैं जिन्हें ताबे या फाइबर ऑप्टिकल्स बनाया जाता है। अगला इसमें दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क, जो हम लोगों का व्यापक क्षेत्र होता है। इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क आपस में संबंध होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। नेटवर्क विशाल आकार के भूमंडलीय क्षेत्र में फैला होता है। सामान्यतः यह पारस्परिक दूरसंचार लाइन पर आधारित होता है। अब एक होता है MAN, मेट्रो एरिया नेटवर्क। यह भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क की है, किंतु इस नेटवर्क की स्थापना सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने हेतु नहीं की गई, वरना इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहरों तथा जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्कों को विशिष्ट कारण से जोड़ा गया है।
अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन एम एस एक्सेल को समझाइए। जैसे हम लोग इसको समझ लेते हैं एम एस एक्सेल क्या होता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे इसे DBMS कह सकते हैं। विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी डाटा को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग के लिए संरचित यानी सेव किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी, लाइब्रेरी में पुस्तकों की जानकारी, म्यूजिक स्टोरों में गाने की एल्बम की जानकारी इत्यादि को इस सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवस्थित कर उपयोग में लाया जा सकता है। जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डाटाबेस कहलाता है। जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डाटाबेस कहलाता है। एक एक्सेस में डाटाबेस टेबल के रूप में होता है। इस टेबल्स की को पंक्तियों की रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, ठीक, तथा स्तंभ फील्ड्स कहे जाते हैं। इस फील्ड्स पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड्स में डाली जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है 64 से लेकर 76 तक क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।